Hello students, very more welcome to you all to this session. Today I am going to discuss about the Human Genome Project and DNA fingerprinting. A very interesting part of this chapter, and this is the last part of this chapter which I am going to conclude it today. Okay. So before discussing the Human Genome Project and DNA fingerprinting, you should know the definition of genome. What is genome? Complete set of genetic इंस्ट्रक्शंस. ओके, क्लियर है? सो जो भी एक ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होता है पूरा सेट होगा. क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, ओके, डीएनए हो गया, इन सब का इंफॉर्मेशन को हम कंप्लीट सेट बोलते हैं, उसको जीनोम कहते हैं. तो जो इंस्ट्रक्शंस, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हमें एक सेल दे रहा है, उसका जेनेटिक मेकअप कौन है? डीएनए है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए है जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है इट इज गिवन बाय द डीएनए. ओके, सो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द डिटेल्स ऑफ दिस, एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से हमें किस तरह की प्रॉफिट है, हमें क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम क्यों पढ़ना चाहिए. ह्यूमन जीनोम इज ए कंप्लीट वास्ट सब्जेक्ट, ओके, and it has a separate branch, and those who study about the genome, it is known as genomics study of genome is known as genomics. okay, so genome की study की जाती है, उस branch को क्या कहते हैं? it's a completely big branch of that is biology, genomics. okay, तो हमें बस थोड़ा बहुत बेसिक जानना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है. Okay, so let's introduce the Human Genome Project today. Human Genome Project जो एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था, जो कोलैबोरेशन करके इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, और इसका मेन एम क्या था? कंप्लीट सीक्वेंस, ये जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, न्यूक्लियोटाइड AGTC, राइट, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, इसकी कंप्लीट सीक्वेंस को डिटरमाइन करना ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम था. ठीक है, तो हमारा जो ये न्यूट्रिजनस बेस पेयर्स है या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स यू कैन से, तो इसका कंप्लीट सीक्वेंस कैसे हम इसे सीक्वेंस करेंगे, इसके सीक्वेंस से हमें आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, राइट. तो ये सब चीजें हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ही जानने को मिला. इसका मेन एम यही था. एज यू ऑल नो दैट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स that make up the human DNA and all the genes it contains. You all know कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो है वही ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं. क्लियर अबाउट दैट. सो दिस वाज अबाउट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्लियर. इट रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट. सो दिस प्रोजेक्ट, दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए, और दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन यू कैन से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट था. बायोलॉजी के साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेट करके इसको हम लोग टोटल जो सीक्वेंस होता है, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का, वो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लेके आई थी. ठीक है, ये आइडिया किसने पिक किया था? 1984 यूएस गवर्नमेंट. तो जो यूएस के गवर्नमेंट थे उन्होंने 1984 में इस आइडिया को दिया था, सबके सामने रखा था. जब प्लानिंग स्टार्ट हुई, द प्रोजेक्ट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1990 एंड वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीट इन 2003. दैट मीन्स देखो, दिस प्रोजेक्ट वाज पिक्ड अप इन 1984. इट टुक 6 years टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट इनिशियली देयर इज सो मच वर्क that has to be done. okay, so 1990 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और वो प्रोजेक्ट कितना साल ले लिया? 13 years. it's a completely big project, you know. it took 13 years to complete that human genome project. क्लियर है? चलिए, now this is also about the introduction. human genome project जो है originally it was aimed to map the nucleotides contained in a human haploid reference genome. that means पहले जब सबसे फर्स्ट एम जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो यही था कि
न्यूक्लियोटाइड्स, एक जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, अ कंप्लीट ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, वही उसका मेन एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसका मतलब द जीनोम ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल इज यूनिक। ओके, तो किसी भी इंडिविजुअल का मेरा जीनोम किसी और के जीनोम के साथ नहीं मिल सकता, राइट। पेरेंट्स के साथ भले मिल ले, लेकिन किसी और के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आई हैव द जीनोम दैट इज कंप्लीटली यूनिक, that will reflect my characters, the gene code for me, okay, the genes that will code for me even, not for the other, okay. That means mapping the human genome involve sequencing the genomes of a small number of individuals and then assembling this together to get a complete sequence, right। देखो, जीनोम, हर इंडिविजुअल का जीनोम यूनिक है, मतलब डिफरेंस है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जीनोम के सेट में है, राइट। तो अगर हम उस ह्यूमन जीनोम को मैप करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को हम उसको छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में पहले तोड़ेंगे, फिर उसको असेंबल करेंगे, टुगेदर ज्वाइन करेंगे, फिर एक कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगा हमें एक क्रोमोसोम का। सपोज मेरा जो क्रोमोसोम है, अगर मैं लैब में देती हूँ कि मुझे अपने जीनोम का टोटल जीनोम सीक्वेंस चाहिए, राइट, तो वो हमें लैब में उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके, देयर इज सम किट एंड ऑल, दे विल फॉलो ऑल दोस रूल्स एंड देन दे विल सीक्वेंस माय सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मेरे सेट ऑफ क्रोमोसोम से उन्होंने वो एक कंप्लीट जीनोम निकाल सकते हैं, हर कोई करवा सकता है। जब भी कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसका जीनोम हमें पता नहीं है, दैट इज न्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म, दैट इज न्यू टू दिस वर्ल्ड, राइट, like coronavirus that is really new to this world, no one knows about the coronavirus, क्योंकि अगर उसका काम हो रहा है लैब में तो ठीक है, उसके जीनोम की पूरी सीक्वेंस, उसका जीनोम कैसा है, क्या जीन्स प्रेजेंट है, क्यों ये इतना प्रॉब्लम्स कर रहा है, ये सारी चीजें जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन जीनोम से हम कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। द फिनिश्ड ह्यूमन जीनोम इज दस ए मोजाइक नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वन इंडिविजुअल। तो जो फिनिश्ड, जो ह्यूमन जीनोम जो खत्म हो गया, जो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, जब 13 साल के बाद जब इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो it doesn't mean that it will represent on any one individual, okay। Next is goals of human genome project। the main goal, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे मेन गोल क्या था, किन किन चीजों को वो ध्यान रख के इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, उसी गोल को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 genes in human DNA from a physical and functional standpoint, ओके। तो जितने, जैसे कि हमारे ह्यूमन डीएनए में बहुत सारे न्यूमरस जीन्स आर प्रेजेंट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला एम क्या था कि वो सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मैप करना, फिजिकल फंक्शनल स्टैंड पॉइंट के अनुसार उसको चेक करना कितने जीन से, उसको मैपिंग करने के बाद हम उसका जीनोम कैसे निकालते हैं, हमें उसमें क्या क्या फंक्शनल सिमिलैरिटीज, मेनी थिंग्स आर देयर दैट इज टू बी स्टडीड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। सो यू नो कि हमारे जो ह्यूमन डीएनए है उसमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स यू नो, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है ये सारे पेयरिंग में होते हैं, तो कितने रहते हैं 3 बिलियन, जो हमारे ह्यूमन डीएनए को कंप्लीट करते हैं, राइट। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, ठीक है। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इन सब का जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम की जो सीक्वेंस होती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उन सबको एक डेटाबेस में होता है। ये जो कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, दे ऑल नो अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस वो होता है जहां हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके फॉर द फ्यूचर रख सकते हैं। अगर हम उसे उस जीनोम या उस जीनोम के रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस जानना चाहते हैं, डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, विल गेट एवरीथिंग, ओके। टू डिस्कवर मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर डेटा एनालिसिस, ओके। तो मोर एफिशिएंट, जैसे कि कितना जो टेक्नोलॉजीज है अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं, पहले इतना कुछ था नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डेवलप करना कि कैसे हम डेटा को
एनालाइज कर सकते हैं। जो भी डेटा हमें एक इंडिविजुअल से, सेट ऑफ क्रोमोसोम से मिलती है, हम उस जीनोम को कैसे वेरीफाई करें, उसको कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे स्टोर करें, ये सारा जो है ना गोल था HGP का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अलाउ द प्राइवेट सेक्टर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज दैट अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग काम करते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर सकें जो इस प्रोजेक्ट से हमें मिल सकती है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेंगे तो इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत सारे फायदेमंद होंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑल्सो टू सिक्वेंस द जीनोम of other organisms that are important in medical research such as mouse, Drosophila, etc. Okay, it's not like we are sequencing only the human genome. हम हर इंडिविजुअल, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो ड्रोसोफिला हो, चाहे वो काऊ हो, any individuals that is present in this earth, we can sequence everything. Okay, clear to all? तो ये जीनोम प्रोजेक्ट सिर्फ हमें ह्यूमन जीनोम को ही सिक्वेंस करना नहीं था, हमें इसे मेडिकल रिसर्च, जो कि माउस जो है, माउस हम मेडिकल रिसर्च के पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि इथिकल, देयर आर सम इथिकल इश्यूज, इसलिए कि हम ह्यूमंस को डायरेक्टली कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस, हर इंसान का लाइफ जो है प्रीसियस होता है, तो हम उसे अपने फायदे के लिए, अपने रिसर्च के लिए ह्यूमंस को यूज नहीं कर सकते जब तक कोई ऑथोराइज परमिशन ना हो, कमिटी की तरफ से अगर कोई परमिशन ना हो। यू कैंट यूज द ह्यूमन एज योर रिसर्च पर्पस। ओके, तो हम क्या यूज करते हैं? माउस यूज करते हैं। माउस यूज इसलिए करते हैं क्योंकि माउस का जो लाइफ पीरियड है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और हम बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट देख सकते हैं, और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे ह्यूमन से मिलती है। एंड दैट्स द रीजन वी यूज माउस, ड्रोसोफिला, ज़ेब्राफिश, देयर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी यूज फॉर आवर रिसर्च स्टडीज। ओके, to address the ethical, legal and social issues that may arise from the project. तो अगर कोई भी ethical issues हैं या कोई भी चीज़ अगर legal नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम उसे लीगल बनाना, कोई भी सोशल इश्यूज है जो इस प्रोजेक्ट से निकल रही हैं, उसको हमें क्लियर आउट करना कि हमें इस प्रोजेक्ट को क्यों ले आ रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ HGP. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड फंडिंग एजेंसीज। कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिए थे एंड फंडिंग भी की थे, बिकॉज अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं विदाउट फंडिंग दैट इज इम्पॉसिबल. ओके, फंडिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क टू गेट स्टार्टेड. So in 1990, the two major funding agencies, the US Department of Energy, DOE, and National Institute of Health, developed a MOU in order to coordinate plans and set the clock for the initiate the project. Okay, project start कब हुआ था? 1990 में. तो ये आपको याद रखना है. क्लियर है? तो दो फंडिंग एजेंसीज थे, एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था और NIH, अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. तो इन लोगों ने कोलैबोरेशन ट्रीटी साइन की. मो इज नथिंग बट द साइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हम इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को फंड करेंगे और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीक्वेंसिंग वाज परफॉर्म्ड इन 20 यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स. तो जो भी सीक्वेंसिंग होती थी उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, कंप्लीटली हमें उसे इंफॉर्मेशन देना होता है, वो हमें सीक्वेंस करके देती है. राइट. तो ये सारे जो सीक्वेंसिंग थे कहाँ कहाँ अवेलेबल थे? यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा एंड चाइना. तो ये सारी कंट्रीज ने भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया था, सीक्वेंसिंग करने में हेल्प किया था. कुछ कंट्रीज ने फंडिंग किया था. ठीक है. A parallel project was conducted outside the government sponsored by the Celera Corporation or the Celera Genomics, which was formally launched in 1998. Okay. अब ये ह्यूमन जीनोम के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट पैरेलली साथ साथ चल रहा था, उसका नाम था सेलेरा कॉर्पोरेशन और सेलेरा जीनोमिक्स, यू कैन से, जो 1998 में फॉर्मली लॉन्च्ड हो गया था. ओके. सो द 3 बिलियन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो था 3 बिलियन का था, द टोटल अमाउंट. ओके, दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड. 3 बिलियन प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 1990 में हुआ था. स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दैट इज NIH. इन दोनों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था.
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट लाइन में ही, 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पब्लिक ने फंड किया था। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 1990 में, ताकि हम डीएनए सीक्वेंस ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम जो है विद इन 15 साल लग गए थे। इतना इजी भी नहीं है कि हम डीएनए सीक्वेंस यूं एकदम हवा में उड़ा के कर ले, नहीं। those scientists and their dedication took 15 years to determine the DNA sequence of entire human genome. Okay, so very interesting, right? और भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द टेक्निकल बेसिस पे अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैसे डील करते हैं वो जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ह्यूमन जीनोम फर्स्ट इन्वॉल्व्स जीनोम मैपिंग और कैरेक्टराइजिंग द क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मैप। तो सबसे पहले अगर हम जीनोम को, जीनोम मैपिंग जिसको कहते हैं, ह्यूमन जीनोम को अगर हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले उस क्रोमोसोम्स के कैरेक्टराइज को जानना होगा। उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। जीन को मैपिंग करेंगे हम इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग होगा, और फिर डीएनए बेसेस, कितने बेसेस प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, कितने सारे डीएनए बेस प्रेजेंट है, वो हम डिटरमाइन करेंगे, और उसको हम कहेंगे फिजिकल मैप। मतलब ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है? एक है जेनेटिक मैप, दूसरा है फिजिकल मैप। जेनेटिक मैप में क्या होगा? उसमें हम क्रोमोसोम्स के कैरेक्टराइज करेंगे, तो जेनेटिक मैप है। और फिर हम जब डीएनए के सीक्वेंस करेंगे, आई मीन टोटल डीएनए बेसेस कितना प्रेजेंट है, तो उसको हम फिजिकल मैपिंग के थ्रू, 2 मैपिंग है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिकल मैपिंग और एक जेनेटिक मैपिंग। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज मैपिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, जेनेटिक मार्कर्स आर इनवैल्यूएबल फॉर जीनोम मैपिंग। ओके, तो जेनेटिक मार्कर्स जो है वो जीनोम मैपिंग के लिए बहुत इनवैल्यूएबल है। मार्कर्स क्या होता है? मार्कर्स क्यों यूज करते हैं? हम मैपिंग की स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं, मैपिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। मार्कर्स आर इनहेरिटेड फिजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। मार्कर्स वो होता है जो फिजिकल या मॉलिक्यूलर कैरेक्टर किसी से इनहेरिट किया हुआ है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो इनहेरिट करते हैं उनसे, वो सब जो है मार्कर्स जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होता है। किसी भी इंडिविजुअल्स का मार्कर सेम नहीं हो सकता। जो जेनेटिक मैप क्या होता है? इट शोज द रिलेटिव लोकेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक मार्कर्स ऑन द क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मैप क्या करते हैं? वो रिलेटिव लोकेशन शो करते हैं ऑफ द स्पेशल मार्कर्स ऑन द क्रोमोसोम। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मार्कर इंक्लूड्स restriction, fragment, length, polymerism, that is RFLP. This is a very common mapping strategy जो लैब में बहुत प्रिवेलेंट है और बहुत यूज होती है। RFLP, that is restriction, fragment, length, polymorphism. Okay, तो मार्कर जैसे RFLP है, बहुत सारे मार्कर्स है, मैं इतनी बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है दैट आई एम गिविंग टू यू। RFLP, RAPD, ये सारे जो है ना मार्कर है जो हम लैब में यूज करते हैं, और इससे हम जो मैपिंग को मैप करना जीनोम सीक्वेंस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन RFLP मार्कर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो RFLP जो मार्कर्स है उसमें क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दिस एंजाइम्स रिकॉग्नाइज शॉर्ट सीक्वेंसेस and cut them at specific sites. Therefore, DNA can be cut into many different fragments. These fragments are the DNA pieces used in physical maps. Okay, तो वो जो एंजाइम्स है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात जो मैंने भी छेड़ी है, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसको पहले कट करेंगे एक साइट पे, फिर उसको दैट मीन्स उस डीएनए को वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बना देंगे एक साइट्स, छोटे छोटे साइट्स पे काटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो दैट फ्रेगमेंट्स आर द डीएनए पीसेस, और वो जो फ्रेगमेंट्स होगा वो कुछ और नहीं होगा, डीएनए होगा, एंड दैट इज यूज्ड इन द फिजिकल मैपिंग। ओके, RFLP reflects sequence differences in DNA sites which are cleaved by restriction enzymes. जो RFLP है वो क्या करते हैं? That will reflect the sequence में differences कहाँ होगा? DNA sites पे सिर्फ difference होगा, and which are cleaved by restriction enzymes. Restriction cleave मतलब restriction enzymes जो है वो काटेगा एक साइट्स पे, एक साइड पे वो काटते हुए DNA fragments को separate करेगा। ओके, यही काम होता है restriction enzymes का। Okay, sequencing strategies.
टू सीक्वेंस द डीएनए इट मस्ट बी फर्स्ट एम्पलीफाइड और इंक्रीज इन क्वांटिटी। जैसे कि एम्पलीफिकेशन का मतलब हो गया पीसीआर, जैसे कि मैंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आपको बताया है। तो जब भी हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, पहले उसको बहुत उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, उसको इंक्रीज नंबर में हमें इंक्रीज करना होता है डीएनए को, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ डीएनए एम्पलीफिकेशंस आर क्लोनिंग एंड पीसीआर, ठीक है। तो एक होता है क्लोनिंग, दूसरा होता है पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हम डीएनए की कॉपीज को, डीएनए को कॉपीज में, बहुत सारे कॉपीज में उसको बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, और एक मशीन में हम उससे मिक्स करके और रख देते हैं डीएनए, और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती है, सबस्ट्रेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीसीआर रिएक्शन को कंप्लीट करती है, ठीक है। नाउ द डीएनए हैज बीन एम्पलीफाइड, सीक्वेंसिंग कैन बी बिगिन। ओके, सबसे पहले हम डीएनए जो है, पीसीआर जो है, पहले हम क्लोनिंग हो गया, क्लोनिंग भी उसी के लिए होता है, डीएनए एम्पलीफिकेशंस के लिए। क्लोनिंग हो गया, पीसीआर हो गया। जब हमने इंक्रीज कर लिया डीएनए की क्वांटिटी को, उसके बाद हम उसे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल जीनोम सीक्वेंस उस ऑर्गेनिजम्स का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जो वो हम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक जो जैसे कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को पढ़ते हैं, वो ये सीक्वेंसिंग एंड ऑल बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उनके पास अगर हम अपना सैंपल भेजते हैं तो वो टोटल एंटायर जीनोम सीक्वेंस को हमारे पास भेज सकते हैं, राइट। सीक्वेंसिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? वन इज शॉटगन एंड द अदर इज सैंगर। दिस टू मेथड्स आर अवेलेबल, दैट इज एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें दो सीक्वेंसिंग मेथड यूज किए हैं, एक है शॉटगन और एक सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। ओके, चलो, सो आई विल डिस्कस अबाउट द शॉटगन मेथड। शॉटगन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम डीएनए सीक्वेंस को लेंगे। ओके, सो जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए क्या होता है? जीनोमिक डीएनए वही होता है जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसेस होता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। ओके, तो ये कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस हो गया। उसके बाद क्या होगा, सीक्वेंसिंग होगा उस जीनोमिक डीएनए का जो हमने एम्पलीफाइड कर लिया, अब उसकी सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। सो लेट मी शो यू, चेंज द इन कलर, सो दिस पोर्शन। ओके, सीक्वेंसिंग होगा, हम मार्कर यूज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। सो दिस इज सीक्वेंसिंग टू बी डन। सीक्वेंसिंग करके हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करने के बाद असेंबली, असेंबली का मतलब जो भी हमने छोटे छोटे पार्ट में जो पीसेस किए थे इस डीएनए का, फिर हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। इट हैज टू बी कंबाइंड। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस, जीनोम ए टी जी सी जी टी ए सी जी टी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, शॉटगन मेथड में हम क्या करते हैं, जीनोमिक डीएनए पहले लिया जाता है, जीनोमिक डीएनए होगा, उस डीएनए को हम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, फिर सीक्वेंसिंग के बाद वो असेंबली होगा, तो सबको जोड़ देंगे सारे डीएनए सीक्वेंसेस को, फिर उसको हम एक कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस में हमें मिल सकता है, वो शॉटगन मेथड है। ओके, नेक्स्ट इज सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। लो थ्रूपुट बट एक्यूरेट एंड कैन हैंडल अप टू 1000 बेस पेयर। ये जो मेथड है सैंगर सीक्वेंसिंग, लो थ्रूपुट मतलब बहुत लो है, बहुत एक्यूरेट है सैंगर सीक्वेंसिंग, और बहुत जगहों पे यूज होती है। ये कितने बेस पेयर्स ऑफ डीएनए यूज कर सकते हैं? 1000 बेस पेयर। स्टिल स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल स्केल लेबोरेटरी यूज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा डीएनए को सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, फिर क्या होगा, प्राइमर ऐड करेंगे, फिर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि डीएनटीपीज, जैसे कि साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक्सटेंड करेंगे रिएक्शन को, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट कौन करेगा? डीडीएनटीपी, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे रिएक्शन को, क्योंकि स्टॉप भी तो होना चाहिए ना, रिएक्शन चलता ही रहेगा तो नहीं होगा ना। रिएक्शन जब चल रहा है तो उसको स्टॉप करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो स्टेप करता है डीडीएनटीपी। ओके,
तो इसमें क्या होते हैं, CGT ओनली वन टाइप आर प्रेजेंट, सिर्फ एक ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे जो मैंने बताया अबाउट द सैंगर, ये सारी चीज प्रेजेंट होते तभी हम सैंगर को सैंगर सीक्वेंसिंग को कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो हमने ह्यूमन जीनोम के बारे में आपको बताया, उसका आउटकम क्या था, उसका रिजल्ट कह सकते हो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या था। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स कितना, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, इतना बेस पेयर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंटेन्स। Average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. Okay, so very interesting ना। एवरेज जीन जो है, अगर एक इंसान का किसी का भी एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बट जो साइज है ना वो वेरी करती है ग्रेटली। कैसे, विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, किसका लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है, डिस्ट्रोफिन, जिसका है 2.4 मिलियन बेसिस, दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स is estimated at 30,000 to much lower than previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. Okay, कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितना एस्टिमेट किया गया है, 30,000 या उससे भी कम, जैसे कि 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। देखो, ये जो हम में और बाकी लोगों में जो थोड़ा सा डिफरेंस होती है ना, 0.1% की डिफरेंस होती है न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, बाकी सब में न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 0.1 का डिफरेंस होने के कारण एक मैं और मेरे साथ और बाकी इंसान जो है सिमिलैरिटीज नहीं होती, सिर्फ 0.1 के डिफरेंस के कारण एक इंसान इतना अलग दिखता है, राइट। देखिए कितनी सारी चीजें आपको जानने को मिल रही हैं। द फंक्शंस आर अननोन फॉर अवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये 50% ऑफ जो जीन्स है जो डिस्कवर्ड ही नहीं है, उनके लिए हम ये नहीं जानते हैं अभी, ठीक है, उसका फंक्शंस नहीं पता है। जो डिस्कवर्ड ही नहीं, उसको फंक्शंस कैसे पता होगा, राइट। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो 2% से भी कम जीनोम जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड होते हैं, ठीक है। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं वो लार्ज ह्यूमन जीनोम के लार्ज पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. Okay, अब बात करते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन बायोटेक्नोलॉजी। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो डीएनए सीक्वेंस का स्ट्रेच होता है, जो रिपीट का मतलब बहुत बार रिपीट होता है वो सीक्वेंस, 100 बार, 1000 बार, बहुत बार। लेकिन वो जो क्रोमोसोम्स की कोडिंग फंक्शन होती है, राइट, तो उसको सोचा जाता था कि वो कोडिंग पे इफेक्ट डालेंगे, लेकिन नहीं, वो कोडिंग पे कोई डायरेक्ट फंक्शंस, कोई डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, और वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन पे भी किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं है। रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब कोई हार्म नहीं है, कह सकते सिंपल लाइन में। ओके, क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड द Y has the fewest one. क्रोमोसोम I has the most gene, that is 2968, और Y जो क्रोमोसोम है उसमें 231 जीन से प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया, 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, occur in humans. Okay, this information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequence or tracing human history. Okay, तो ये जो साइंटिस्ट ने इतने सारे डेटाबेस निकाले, जीनोम सीक्वेंसेस किए, उससे वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू ना जो भी क्रोमोसोमल लोकेशंस या जो भी किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज किसी बच्चे में हो रहा है, वही स्टडी करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू कि क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज नहीं है, या फिर कोई हिस्ट्री में अगर किसी तरह को कोई प्रॉब्लम है क्रोमोसोम रिलेटेड, तो वो अगर बच्चे में जाने की किसी तरह की कोई संभावना तो नहीं है, यही वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन्स एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहला ह्यूमन जीन्स के आइडेंटिफाई करना और उसके फंक्शंस को ध्यान रखना, सबसे पहला एप्लीकेशन।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स जो है, मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट एंड उसका डिसऑर्डर्स हो जाना या किसी तरह की कोई जीन जो है वो इन्फेक्ट या फिर म्यूटेट हो जाना जिसको कहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। तो ये सारी चीज जो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हेल्प कर सकते थे जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कैंसर के पेशेंट हैं। इम्प्रूवमेंट इन जीन थेरेपी, इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोजेनेसिस, जेनेटिक बेसिस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। जीन थेरेपी, डिजीज को डायग्नोज करना, कौन सी बीमारी है, हम उससे कैसे निपट सकते हैं। फार्माकोजेनेसिस की डेवलपमेंट करना, जो बीमारी जो आई मीन मेंटल इश्यूज जो होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक बेसिस क्या है वो पता करना। फिर कम्प्लेक्स सोशल ट्रेट के बारे में जानना, इम्प्रूव्ड नॉलेज ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशन की नॉलेज जानना, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, उसकी डेवलपमेंट को जानना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में भी जानना। ओके चलो अब हम बात करते हैं आज का सेकंड टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लियर टू यू ऑल। उसका एम क्या है, गोल क्या है, क्यों हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं। ओके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करते हैं, ये एक इंडिविजुअल में क्या उसमें कैसे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके डीएनए के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो किसका आई मीन ऑफस्प्रिंग है, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वे टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अगर हम उसके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके डीएनए पेरेंट्स के डीएनए मैच कर लेते हैं, तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि वो उन्हीं का बच्चा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा चीज है जो हम जिससे हम उस आई मीन इंडिविजुअल को, उस स्पेसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A technique that is used by the scientists to distinguish between individuals of the same species using only samples of the DNA. दो सेम स्पीसीज है, अगर हम उन दोनों का डीएनए देखें, उस डीएनए से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक इंसान से दूसरा इंसान को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स ऑफ डीएनए। ओके द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी 1985, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने इन्वेंट किया था, एलेक्स जेफरीज इन 1985। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से बायोलॉजिकल सैंपल्स है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास वो सैंपल रहता है तो हम उस इंसान का डीएनए पता कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नथिंग इज टू बी डन। ओके सबसे पहला ब्लड जो है अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। किसी तरह की कोई डिजीज है वो ब्लड में जरूर आ जाती है, हम ब्लड से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, राइट। तो ब्लड से हम क्या करते हैं, डीएनए पता कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सलाइवा, माउथ के अंदर, हेयर, एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर ही काफी है डीएनए स्ट्रैंड पता करने के लिए। सीमेन, ओके द मेल इजैकुलेशन। बॉडी टिश्यू सेल्स, अगर बॉडी टिश्यू के जो सेल है, बॉडी टिश्यू में क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है, तो बॉडी सेल्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। DNA samples that has to be obtained from vaginal cells transferred to the outside of a condom during sexual intercourse. तो जो DNA samples जो है vaginal cells से भी लेके हम उसे DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। क्लियर है। सो अब हम बात करते हैं स्टेप्स। DNA फिंगरप्रिंटिंग के टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम DNA को आइसोलेट करेंगे, कोई कहीं से भी लिए, अगर हम उसे ब्लड से लिए, जैसे अभी मैंने कहा, या सलेवा से लिए, या हेयर से लिए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां से पहले डीएनए को निकालना है। आइसोलेट करना मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी डीएनए के अलावा, तो हमें वहां से डीएनए निकालना है, राइट। तो पहला है डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स और टिश्यू, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर और स्किन इज नीडेड। थोड़ा सा अमाउंट भी होना तो भी उस इंसान का हम डीएनए पता कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद उस डीएनए को हम डाइजेस्ट कराएंगे। पहले उस डीएनए को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है, जो पिछला मैंने बताया था। फिर वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो डीएनए को एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे ही काटेगा, जितना काटना है वो सारा काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का होगा। स्टेप 2 इज डन। The sections of DNA that are cut out are called restriction fragments.
तो जो डीएनए कट कर दिया गया, जो जरूरत नहीं या वो यूज नहीं हो सकता, उसको क्या कहेंगे, restriction fragments. Okay, this yields thousands of restriction fragments of all different sizes because the base sequences being cut may be far apart, long fragment or close fragment. Okay, तो ये जो हमने restriction fragments बताया, restriction enzymes ने उसको कट करके restriction fragment में रख दिया, तो ये क्या होता है, डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे साइजेस में होते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बेस सीक्वेंस होते हैं दैट में बी कट फार अपार्ट, और या तो बड़ी सीक्वेंस होंगे या तो छोटे सीक्वेंस होंगे. ठीक है. कॉमनली यूज्ड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं वो उसका नाम क्या है, हे3, हिंड1 एंड ALU1. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हम यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंस को कट करने के लिए, बस दैट्स ऑल. ओके, उस रिएक्शन मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट. ओके, ओवरनाइट इंक्यूबेट करके हम फिर उसे रख देंगे. नेक्स्ट डे स्टेप 3 क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैगमेंट्स. फिर हम उसे क्या करेंगे, उस डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमने कट किया उसको हम सेपरेट करने वाले हैं. और वो फ्रैगमेंट्स कैसे सेपरेट होगा, यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक मशीन होती है. ठीक है, ये मशीन होती है. हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे वेल्स होते हैं जो हमें ऊपर कॉम्ब की तरह लगाए होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम जेल बना के रखते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके साथ वोल्टेज सप्लाई देते हैं, रेड और ब्लैक, जो हम बताने वाले हैं. तो उसमें क्या करते हैं, हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को उस वेल में जो हम डीएनए निकाले थे एक दिन पहले और रख दिए थे फ्रिज में, उसको निकाल के हम क्या करेंगे, जेल, ये जो जेल बैठाए हम, जेल रहता है, उस जेल में हम डीएनए सैंपल को डाल देंगे. तो डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है, सो वो पॉजिटिव एंड ऑफ द जेल में अटैच्ड होगा. तो डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो साइड पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बैटरी के साथ अटैच किया जाता है. तो उसे हम क्या करेंगे, जो जेल का पॉजिटिव एंड है वहां पे हम डीएनए डालेंगे. जो छोटा फ्रैगमेंट्स होगा वो जल्दी मूव करेगा, जो बड़ा होगा उसको बहुत टाइम, बड़ा चीज को तो बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, जो छोटी चीज है वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे. तो उसके बेसिस पे हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, साइज के बेसिस पे, कौन आगे पहुंचा कौन पीछे पहुंचा, इसके बेसिस पे हम यहाँ से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं जेल रन करके. ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ डीएनए और नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो नायलॉन शीट में हम लोग उसे क्या करते हैं, ले आते हैं, ट्रांसफर करते हैं on the gel and soaking them overnight by the process of southern blotting. अब southern blotting एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करेंगे, हम डीएनए को, मेम्ब्रेन होता है एक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन पे हम उस डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेके आएंगे और उस जेल को हम ओवरनाइट के लिए सोख के रख देंगे साउदर्न ब्लॉटिंग के लिए. उसके बाद क्या होगा, लेबलिंग होगा. स्टेप 5 में क्या होगा, रेडियोएक्टिव और कलर्ड प्रोब्स टू द नायलॉन शीट व्हिच इज कंप्लीमेंटेड टारगेट सीक्वेंस. अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमने सोक करने के लिए ओवरनाइट रख दिया था, उस पे हम क्या करेंगे, प्रोब करेंगे, प्रोब को लेबल करेंगे. दैट मीन्स हम जो डीएनए सीक्वेंस है उसके टारगेट सीक्वेंस को कंप्लीमेंटेड डीएनए सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे, रेडियोएक्टिव प्रोब जिसको कहते हैं. ठीक है, ईच प्रोब ओनली स्टिक्स टू 1 और 2 स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द शीट. तो ईच प्रोब, एक एक प्रोब, जो कलर्ड प्रोब रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वही स्टिक करेंगे जहां जिस डीएनए सीक्वेंसेस को जरूरत है. ठीक है, स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन दिस शीट. ओके, स्टेप 6 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन. लेबलिंग कर लिया हमने, अब हाइब्रिडाइजेशन. जो लेबल्ड प्रोब था डीएनए शुड बी हाइब्रिडाइज्ड विद द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लोकेटेड ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन फॉर द डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर. ओके, जो लेबल हमने जो लेबल किया था प्रोब, कौन सा प्रोब किस डीएनए के साथ अटैच्ड होगा, उसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस. अब जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे ए के साथ टी, जी के साथ सी, तो वो जो नायलॉन मेम्ब्रेन है वहां हम लोग उसको कंप्लीमेंट्री बेस के साथ रख देंगे, जो अगर हमें बाद में चाहिए तो हम उस पोजीशन को डिटेक्ट कर पाए. ओके, अब उस मेम्ब्रेन को हम धो देंगे. उस मेम्ब्रेन जो है प्रोब लेबल्ड हो गया, बाइंडिंग हो गई. अब हम उसको धोने के बाद जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, जो बाइंड नहीं हो पाया, जैसे कि मैंने कहा कि जो जिस सीक्वेंसेस को जरूरत होगी प्रोब वही जाके बाइंड करेगा, जिसको नहीं जरूरत होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, तो हम उसको धो देंगे और पूरे बैकग्राउंड को क्लियर कर देंगे. राइट, अब बात करते हैं स्टेप 7, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी. टू डिटेक्ट द सीक्वेंसेस इन जीनोम बाउंड विद द हाइब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव प्रोब ऑन मेम्ब्रेन.
अब हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे उन जीनोम में कि वो हाइब्रिडाइज किसके किसके साथ वो प्रोब बाइंड किया है। अब ऑटोग्रेडियोग्राफी में वही होगा कि हम उस सीक्वेंस को जीनोम की उस टोटल जीनोम में कौन कौन हाइब्रिडाइज करके प्रोब के साथ बाइंडिंग हुई, फिर हम वो टेक्निक को हम क्या कहते हैं, एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के साथ हम पता करेंगे कि कौन कौन से जीनोम जो है वो बाइंड किया। द एक्सरे फिल्म alter its development shows multiple number of bands that look like barcodes and known as DNA fingerprints। अब जो एक्सरे फिल्म हमने जो ले आए वहां पे हमने डीएनए सीक्वेंस किया, इतने सारे स्टेप्स फॉलो किए, साधन ब्लॉटिंग किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, करने के बाद हमें बहुत सारे बैंड दिखेंगे। पता है कैसे दिखेंगे, देखो ये है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्लू कलर के ऐसे 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 कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, इस तरीके के बैंड से दिखेंगे, बैंड्स लाइनिंग ऐसे 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 करके बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, वो जैसे आप लोग बार कोड देखे हो ना, बार कोड किसी भी किताब में आप देख लेना, बार कोड में कैसा होता है, लाइनिंग लाइनिंग ब्लैक ब्लैक होता है, फिर कुछ नंबर होते हैं, फिर लाइनिंग होती है ना, तो ठीक वो बार कोड की तरह दिखेंगे और उसी को क्या कहेंगे हम, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड पैटर्न्स। अब हमने जो इतना ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस किया डीएनए फिंगरप्रिंट्स को निकालने के लिए, तो हम उस बैंड पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, द रिजल्ट यू कैन से। ओके, एनालिसिस ऑफ बैंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कंपैरिजन ऑफ पोजीशन ऑफ बैंड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल फॉर एनालाइज। ओके, हम उस बैंड पैटर्न को एनालाइज करेंगे दूसरे दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए, सारे इंडिविजुअल्स का अपना डीएनए फिंगरप्रिंट्स लेंगे, डीएनए किससे लिया गया, किसका सैंपल है, वो सब कुछ हम एनालाइज करके पता करेंगे। पोजीशन ऑफ बैंड्स, कौन कौन से पोजीशन में कहाँ हुई है, कहाँ प्रोब लेबलिंग हुआ है, कहाँ बाइंडिंग हुआ, सब कुछ पता करेंगे हम। और अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जो हमें एनालाइज करने में हेल्प करते डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ओके, किसी तरह की कोई डिसऑर्डर्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है तो उसे हम पहले पता कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। ओके, इट हेल्प्स डायग्नोज डिसऑर्डर्स इन बोथ प्रीनेटल एंड न्यूबॉर्न बेबीज। ये प्रीनेटल और न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबीज जो बॉर्न हो चुके हैं, जो बॉर्न नहीं हुई अभी स्टोमक में ही है, उसको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, डिसऑर्डर्स में इंक्लूड कौन कौन से डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हंटिंगटन्स डिजीज, अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं और उसे हम स्टॉप तो नहीं कर सकते बट कोशिश कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम का नाम सुनते ही आप लोग सब लोग सीआईडी तो देखते होंगे, बहुत फेमस शो है, दया एंड एवरीवन, राइट। तो वहां पे जो आप लैब में देखते हैं जो चीजें होती हैं, क्राइम, किसी भी क्राइम सीन में अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम उस सस्पेक्ट तक एक हद तक पहुंच सकते हैं और कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं कि वही इंसान जो है सस्पेक्ट एंड द मर्डरर है। ओके, तो फोरेंसिक साइंस जो है इज द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन लीगल सिचुएशन। तो यहाँ हम बात करते हैं फोरेंसिक साइंस जो है वो लीगल सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस होती है उसके थ्रू वो लीगली काम करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वो जो जिसने क्राइम किया है उस तक वो पहुंच सकते हैं। तो डीएनए प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज हाईली स्पेसिफिक। तो डीएनए प्रोफाइल हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक डीएनए प्रोफाइल होता है। द चांसेस ऑफ टू पीपल हैविंग एग्जैक्टली द सेम डीएनए प्रोफाइल 30,000 मिलियन टू 1 एक्सेप्ट फॉर एथनिक डिफरेंस। ओके, दो लोगों का सेम डीएनए प्रोफाइल होना 30,000 मिलियन से लेके 1 तक एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा बहुत आइडेंटिकल ट्विंस के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि डीएनए प्रोफाइल है उसको पहले कंपेयर करना पड़ता है विक्टिम एंड द सस्पेक्ट, कौन विक्टिम है और सस्पेक्ट किस पे हम डाउट करें, उन दोनों का डीएनए मैच किया जाता है पहले। अगर मैचिंग हो जाती है, अगर प्रोफाइल मैच हो जाता है सस्पेक्ट से, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि वो जो सस्पेक्ट है वो क्राइम सीन के पास प्रेजेंट था। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है उसने क्राइम ना भी किया हो, क्राइम अगर उसने किया है तो वो खुद बोलेगा या फिर और भी कुछ तरीके जिसे पता कर सकते हैं, लेकिन हम सस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं कि वो इंसान क्राइम तक पहुंचा था,
अगर उसने क्राइम नहीं किया तो क्राइम होते हुए देखा है, ठीक है। तो हम डीएनए प्रोफाइल को मैच करके ये पता कर सकते हैं। अगर वो प्रोफाइल नहीं मैच करता है विक्टिम और सस्पेक्ट का, तो क्या करते हैं, उस सस्पेक्ट को उस इंक्वायरी से हटा देते हैं कि अगर उसका डीएनए मैच ही नहीं है तो दैट पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द क्राइम सीन। ओके, अब हम बात करते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। डीएनए प्रोफाइल जो है वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि वो इंसान जो है उस बच्चे का पेरेंट है कि नहीं। डीएनए प्रोफाइल के थ्रू ये भी पता कर सकते हैं। चाइल्ड जो पैटर्निटी, आई मीन फादर और मदर, वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है उसका जो डीएनए फादर और मदर के डीएनए से अगर नहीं मैच करता तो वो उसका चाइल्ड नहीं है। अगर डीएनए मैच होता, क्योंकि डीएनए हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं, अगर हमारा डीएनए पेरेंट्स का डीएनए सेम है, दैट मीन्स आई एम देयर डॉटर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज होते हैं, पैटर्निटी शूट, इनहेरिटेंस केस, इमिग्रेशन केस। अगर पैटर्निटी शूट्स हो गया, इनहेरिटेंस केसेस और इमिग्रेशन, अगर यहाँ से वहाँ कहीं दूसरे जगह पे रह रहे हैं और बच्चे को माँ बाप का पता नहीं है, तो उस टाइम ये लोग डीएनए टेस्ट करवा के उस पेरेंट का पता करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सम अदर यूजेस, कुछ और यूजेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ carcass ऑफ टिश्यूज, ओके, सोमैटिक म्यूटेशंस और लाइक कैंसर के बारे में हम जान सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो कोई इसी तरह की कोई पैथोजन से किसी तरह का हार्मफुल चीजें अगर बॉडी में, उसके थ्रू जान सकते हैं। किसी तरह के अगर दैट इज लोसाई या क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स का जो पोजीशन उस पर क्या कहते हैं, लोसाई कहते हैं, तो वो अगर किसी तरह की डिजीज कॉज कर रहे हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, और उस इंडिविजुअल की पहचान, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये कुछ और यूजेस हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ओके, so with this I have completed the human genome project and DNA fingerprinting. So I hope you all have enjoyed this lecture, and so if you are new to this channel, kindly like, share and subscribe with your friends, and uh, next class we'll meet with some interesting questions on this chapter. So this chapter is completed. We'll meet with some questions which I'm going to discuss with you all of this chapter, that is molecular basis of inheritance. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.